हम सब ने अपने स्कूल में कॉलेज में इतिहास पढ़ा है ना। पर कभी ये सोचा है कि ये इतिहास आखिर हम तक पहुंचता कैसे है? वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन सी किताबें हैं जो गुजरे हुए ज़माने को आज हमारे सामने जिंदा कर देती हैं? आखिर इतिहास लिखा कैसे गया? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इस्लामी इतिहास को हम और आप जानते हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। आज अगर कोई इस्लामी इतिहास की बात करे तो ये 4 नाम तो आने ही आने हैं। तारिख अल-तबरी, इब्ने अल-असीर, इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मजबूत स्तंभ हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर हमारे इतिहास की पूरी इमारत आज खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। इन महान इतिहासकारों ने अपना इतिहास कहाँ से लिखा? हजारों पन्नों की इन किताबों को लिखने के लिए जानकारी कहाँ से आई? और बस यहीं से एक बड़ी हैरत अंगेज कहानी शुरू होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब पैगंबर मोहम्मद के साथियों की पीढ़ी धीरे धीरे इस दुनिया से जा रही थी। ये वो वक्त था जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि खो रहा था। ये एक खोए हुए इतिहास को बचाने की जद्दोजहद थी। तो हुआ ये कि जैसे जैसे वो पहली पीढ़ी गुजरती गई, एक बड़ा अजीब सा कल्चरल शिफ्ट आने लगा। नई पीढ़ी के जो नौजवान थे वो अपने हीरो जैसे खालिद इब्ने अल-वलीद की बहादुरी या अली इब्ने अबी तालिब की समझदारी को भूलकर यूनानी हीरो हरक्युलिस और फारसी पहलवान रुस्तम की कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। मतलब अपनी ही विरासत धुंधली पड़ती जा रही थी। और इस खतरे को सबसे पहले भांपा एक बहुत दूर की सोचने वाले खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने। उन्होंने फौरन उस वक्त के सबसे बड़े आलिम इब्न शिहाब ज़ोहरी को बुलाया और एक मिशन दिया। इससे पहले कि सब कुछ खो जाए, पैगंबर की जिंदगी और इस्लाम के शुरुआती दिनों के पूरे इतिहास को एक किताब में जमा कर दो। इब्न शिहाब ज़ोहरी ने सालों की मेहनत से वो किताब लिखी। इतिहास में पहली बार इस्लाम की पूरी कहानी को एक जगह इकट्ठा किया गया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किताब पूरी होते ही खलीफा का इंतकाल हो गया और कुछ ही दशकों में एक सियासी भूचाल आया जिसमें पूरी उमैयद सल्तनत ही खत्म हो गई। और उसी उथल-पुथल में इतिहास की वो पहली बेशकीमती किताब हमेशा हमेशा के लिए खो गई। उमैयदों के बाद अब्बासियों का दौर आया। राजधानी दमिश्क से बगदाद शिफ्ट हो गई और इसी नए शहर से एक ऐसी क्रांति ने जन्म लिया जिसने सिर्फ इस्लामी दुनिया को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये थी कागज की क्रांति। अब्बासी खलीफाओं को ना ज्ञान का जुनून था। उन्होंने बगदाद में एक ऐसी जगह बनाई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी। बैत अल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये दुनिया भर के ज्ञान का केंद्र था। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल हब जहां सदियों तक दुनिया के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा होते थे। तो बैत अल हिकमा बन गया। ज्ञान को सहेजने का जुनून भी था। पर एक पहेली अब भी बाकी थी। अब्बासियों की शुरुआती दौर में जो किताबें लिखी गईं, जैसे इब्ने शाहक की मशहूर जीवनी, वो भी अपनी असली शक्ल में हम तक नहीं पहुंची। उनकी भी ओरिजिनल कॉपीज गायब हो गईं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इतनी कोशिशों के बाद भी किताबें क्यों खो रही थीं? इसका जवाब किताबों में नहीं था। जवाब था उस चीज में जिस पर किताबें लिखी जा रही थीं। उस जमाने में किताबें जानवरों की खाल से बने पार्चमेंट पर लिखी जाती थीं। ये बहुत ही महंगा, बनाने में बेहद मुश्किल और भारी भरकम होता था। सोचिए, एक किताब की कीमत एक छोटे मोटे घर जितनी हो सकती थी, तो जाहिर है उनकी नकल बनाना तो लगभग नामुमकिन था। जबकि असली गेम चेंजर यानी कागज बनाने का राज हजारों मील दूर चीन में कैद था। और फिर साल 751 में एक जंग हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब्बासी फौज ने चीन की सेना को हरा दिया और जंग में जो चीनी कैदी पकड़े गए, उनके पास एक ऐसा हुनर था जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था, कागज बनाना। खलीफा हारून अल रशीद ने इस टेक्नोलॉजी की ताकत को तुरंत पहचाना और बगदाद में दुनिया की पहली बड़ी पेपर मिल शुरू कर दी। और बस यहीं से शुरू हो गया किताबों का सुनहरा दौर। बगदाद में जब सस्ता और हल्का कागज धड़ाधड़ बनने लगा, तो ज्ञान का एक ऐसा सैलाब आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ज्ञान कुछ महलों या अमीरों तक सीमित नहीं रहने वाला था। आप समझिए कि बगदाद में एक तरह का नॉलेज इंजन ही तैयार हो गया था।
बैत अल हिकमा में विद्वान किताबें लिखते, पास के सूक अल वर्राकीन यानी कागज़ के बाजार में हज़ारों कातिब हाथ से उनकी अनगिनत कॉपीज़ तैयार करते और फिर ये किताबें पूरे मुस्लिम साम्राज्य में फैल जातीं। ये उस ज़माने का इंटरनेट था, कह सकते हैं। और इसी कागज़ की क्रांति की वजह से, जी हाँ, सिर्फ कागज़ की वजह से वो महान किताबें हम तक पहुंच पाईं जो आज इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद हैं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीस की वो किताबें, इब्ने हिशाम की सीरत जो असल में इब्ने इसहाक के काम का बचा हुआ रूप है, और सबसे बढ़कर अल तबरी की विशाल तारीख जिसने दुनिया के बनने से लेकर अपने ज़माने तक का पूरा इतिहास लिख डाला। ये सब कुछ कागज़ की वजह से ही मुमकिन हुआ। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर उरूज को ज़वाल है, हर उठान के बाद ढलान आती है। अब्बासी सल्तनत की वो चमक अब फीकी पड़ने लगी थी और पूरब के आसमान पर तबाही के काले बादल मंडराने लगे थे। एक युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। उस दौर के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है जो सब कुछ बयान कर देती है। कहते हैं कि जब हलाकू खान की मंगोल फौजें बगदाद के दरवाजे खटखटा रही थी, तब शहर के बड़े बड़े विद्वान इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। ये एक दर्दनाक इशारा था कि उनका ज़मीनी हकीकत से नाता टूट चुका था। और फिर साल 1258 में वो हुआ जिसने इस्लामी दुनिया की जैसे कमर ही तोड़ दी। मंगोलों ने बगदाद को जलाकर राख कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि दजला नदी का पानी पहले तो इंसानों के खून से लाल हुआ और फिर बैत अल हिकमा की लाखों किताबों की स्याही से काला पड़ गया। एक पूरा का पूरा सुनहरा दौर धुएं में मिल गया। इस भयानक तबाही के बाद सदियां गुजर गईं। दुनिया धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन बहुत दूर यूरोप में एक नई मशीन तैयार हो रही थी। एक ऐसी मशीन जो कागज की क्रांति से भी कहीं बड़ी क्रांति लाने वाली थी। अब जरा इतिहास के इस अजीब से इत्तिफाक को देखिए। साल 1406 इब्न खल्दून, जिन्हें इस्लामी दुनिया का आखिरी महान क्लासिकल स्कॉलर माना जाता है, उनका इंतकाल हुआ। और ठीक सिर्फ 34 साल बाद 1440 में जर्मनी में योहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर लिया। सोचिए, एक तरफ एक युग का सूरज डूब रहा था और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए युग का सूरज उग रहा था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्वांटम लीप था। बगदाद का सबसे तेज लिखने वाला भी एक दिन में 40 पन्ने लिख पाता था, वहीं गुटेनबर्ग की मशीन एक दिन में 4000 पन्ने छाप सकती थी। 40 और 4000, 100 गुना का फर्क। नॉलेज के फैलने की पूरी रेस ही बदलने वाली थी। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर उस वक्त की सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत ऑटोमन सल्तनत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ग्रेट ब्लंडर कहा जाता है। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया। तर्क क्या दिए कि भाई सच्चा इल्म तो सिर्फ हाथ की लिखाई से ही आता है, ये तो एक ईसाई आविष्कार है और इससे तो हमारे हजारों कातिबों की नौकरी चली जाएगी और आलिमों का रुतबा भी कम हो जाएगा। तो इस फैसले का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ऑटोमन सल्तनत में पहली प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में इसके आविष्कार के 300 साल बाद लगी। पूरे 300 साल। जरा इस गैप को सोचिए। इन 3 सदियों में यूरोप ज्ञान, विज्ञान और नए विचारों की एक ऐसी बाढ़ लेकर आया जिसने उसे दुनिया की दौड़ में बहुत बहुत आगे पहुंचा दिया। तो किताबों की ये पूरी कहानी, कागज से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक की, हमें आज एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास हमें ये साफ साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने या ठुकराने का एक फैसला सदियों तक पीढ़ियों पर असर डालता है। तो सवाल यह है कि आज के दौर की वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जिसे शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? वो कौन सी नई तकनीक है जिस पर हमारा आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा?